गर्ल्स टुडे वी विल स्टार्ट विथ आयनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि फॉर एग्जांपल शुगर, ग्लूकोज और यूरिया, इनका एक्वस सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है शुगर, ग्लूकोज या यूरिया का, दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करके उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, तो जो सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कौन होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और कौन होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और क्या रीज़न होता है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक शुगर, यूरिया, ग्लूकोज एटसेट्रा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Aqueous solution of some substances like NaCl, copper sulfate etc. conduct electricity। तो वो सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको बोलते हैं आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और वो सब्सटेंसेस जिनके एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए विद एग्जांपल। अब बेस्ड ऑन दिस बिहेवियर कि कौन सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या कौन सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर माइकल फैराडे ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स, एक हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हो गए आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो कैसे कंडक्ट करता है या क्या रीज़न होता है उसका। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, जिनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। Arrhenius explained that in aqueous solution electrolytes split into ions। ठीक है, कि मतलब जब आप सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो सोडियम प्लस एक्वस और क्लोराइड प्लस एक्वस, मतलब उसका कैटाइन और एनाइन बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल NaCl एक्वस, हमने इसको पानी में डिज़ोल्व कर दिया है, और जब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इसका बन जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। तो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब उसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो अपने आयंस में स्प्लिट करता है, कैटाइन एंड एनाइन, एंड दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। तो एक ही बात है, आइदर यू कैन कॉल डिसोसिएशन और यू कैन कॉल आयोनाइजेशन, कैटाइन एंड एनाइन फॉर्मेशन। और अब डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उनकी आयोनाइजेशन होती है। लेकिन आयोनाइजेशन मीन्स जब आप उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो आयंस में ब्रेक करते हैं, कैटाइन एज वेल एज एनाइन। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और कुछ में आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन और देयर डिसोसिएशन, कि कौन कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है और कौन इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। नाउ अब तो ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपने देख लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है आपने, जब भी डेफिनेशन लिखनी है ये चीज़ जरूर लिखनी पड़ेगी आपको, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप उसको सॉलिड फॉर्म में लोगे तो वो आयंस में डिसोशिएट नहीं करेगा, दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हुए? जो कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड,
स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनका मतलब क्या हो गया कि NaOH के एक्वस सॉल्यूशन को जब मैं इलेक्ट्रोलाइज करूँगी तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा इस तरह से। तो एरो जो है वो एक ही रहेगा, एक एरो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कंप्लीट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट। आयनाइज करेंगे वो, आयंस उनके भी बनेंगे केटाइन एनानाइन, बट डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो हम बोलेंगे कि द सब्सटेंसेस विच आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल weak acids like HCN, acetic acid, weak bases like ammonium hydroxide या salts like ammonium carbonate, they are weak electrolytes। तो अब आपको चार चीज़ें इसमें से क्लियर हो जानी चाहिए। एक, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं विद एग्जांपल। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विद एग्जांपल, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है हमने किसके बारे में पढ़ना है, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। वी विल स्टडी अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, दे आर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस टू स्टडी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक लाइन आपने याद रखनी है कि क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं, कंप्लीट आयंस बन जाते हैं आपके पास केटाइन एनानाइन, तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती उनकी अगर हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं कर सकते, पार्शली आयोनाइज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो हम उनको स्टडी करते हैं, उनके बेस पे निकालते हैं हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आपने ध्यान रखना है हमने आगे जो स्टडी करने हैं वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर आयोनाइजेशन एंड देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये देखो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है जी, इट इज़ वीक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका एक्वस सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड ये आयंस बनाता है नो डाउट, बट कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती। उसको कैसे क्लियर करते हैं हम? बाय स्टैटिंग रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि जैसे ही ये बनता है ये फर्दर कंबाइन करके बैक बनाता है। तो मतलब बोलने का है कि आयोनाइजेशन इज़ नॉट कंप्लीट, क्योंकि अगर कंप्लीट होती तो एरो आपका एक ही डायरेक्शन में रहना था, दैट इज़ इन द फॉरवर्ड। लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में है, तो आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है दे आर नेवर कंप्लीटेड। हम ये बोलते हैं उनको कि वो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बैक रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाएंगे एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो ये है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, देख लो। इसी तरह से ये भी हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया तो आयंस बने बट नॉट कंप्लीट, इसलिए हमने इसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन बना दी। तो आपने याद रखना है कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस, दीज आर आयंस एंड दीज आर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस and unionized molecule and this is called ionic equilibrium। तो अब आपको पांचवी चीज़ जो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये चीज़ आपको जरूर लिखनी है जब भी आपने आयोनाइजेशन की बात करनी है, जब भी आपने डिसोसिएशन की बात करनी है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन करेंगे अब हम, लेकिन उससे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इज द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड, तो वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलरली ये चीज़ जरूर लिखनी पड़ेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हो गई आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो अब आपको 5 डेफिनेशंस क्लियर हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आ जाओ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब आपने देख लिया कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करते, इसका मतलब उनमें भी डिफरेंस आता है। कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा आयोनाइज करते हैं, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम आयोनाइज करेंगे एज़ कम्पेयर टू वन अनदर। तो क्या हुआ कि आपने जो टोटल मॉलिक्यूल लिया, टोटल नंबर जो मॉलिक्यूल के लिए, किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के टोटल नंबर जो लिए, उसमें से कितने आयोनाइज कर रहे हैं, कितना फ्रैक्शन आयोनाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। Degree of ionization may be defined as fraction of total number of molecules of weak electrolyte which undergo ionization at equilibrium। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब मैंने इक्विलिब्रियम की बात कर दी तो ऑब्वियस है आई एम टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने टोटल लिए और उसका कितना फ्रैक्शन आयोनाइज हुआ, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। क्यों आएगी यहाँ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करते। स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगी क्योंकि दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। तो इसका मतलब क्या हुई अल्फा आपकी, दैट इज नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कि आपने टोटल कितने लिए और उसमें से कितने डिसोशिएट हुए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो पहला फैक्टर तो क्लियर ही है आपको, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब हो गया कि आप कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हो, आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग ले रहे हो कि वीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पता है आयोनाइजेशन 100% हो जाएगी, लेकिन अगर वीक होगा तो वो डिपेंड करेगा कि वीक की भी कितनी आयोनाइजेशन हो रही है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग और वीक पे डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट की, वीक है इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन। ठीक है, हमने अभी देखा आपने यहाँ पे मैंने कौन सा सॉल्वेंट लिया, वाटर, तभी मैं बात कर रही हूँ एक्वस सॉल्यूशन की। तो आपने ध्यान रखना है सॉल्वेंट जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है दे आर हाईली आयोनाइजिंग, वाइल विद लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर पोरली आयोनाइजिंग। ठीक है, तो जैसे पानी है, पानी लेंगे क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो कंपाउंड बनता है वो क्विकली डिसोशिएटेड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसा सॉल्वेंट लेने की ट्राई करते हैं जिसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हो, ठीक है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन हो, ताकि, और वो किसकी होती है मेनली, वो सॉल्वेंट जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल वाटर। उसके बाद कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करती है एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना है आपने, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, मतलब आप डाइल्यूशन करते जाओगे, वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करती जाएगी। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड अगर आप लोगे किसी सॉल्यूशन को तो उसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होगी, और अगर उसको आप डाइल्यूट करते जाओगे तो वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा देगा। इसका मतलब जब कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करती है, या बोल सकते हो डाइल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अप्रोच करती है यूनिटी को, जिसको आप एक लिमिटिंग वैल्यू बोलते हो। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 मीन्स जितने नंबर टोटल हैं उतने ही डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल होंगे, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और तब हम एक लिमिट दे देते हैं इसको कि अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब अल्फा इज़ 1। और ये कब होगा, जब कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करेगी और डाइल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट फर्निशेस कॉमन आयन। तो ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज करती जाएगी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे जो कॉमन आयन दे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि H2S, ठीक है, H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और H2S की डिसोसिएशन अगर मैं HCl की प्रेजेंस में करती हूँ तो इसकी डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगी। पहले ही वीक था, पहले ही इनकम्प्लीट डिसोशिएटेड था,
लेकिन अगर इसी की डिसोसिएशन HCl की प्रेजेंस में की जाए तो डिसोसिएशन और कम हो जाएगी, डिसोसिएशन विल बी सप्रेस्ड। तो डिसोसिएशन सप्रेस होने से अल्फा की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि H2S की जब डिसोसिएशन करेंगे तो बनेंगे आपके पास H+ आयन, और HCl भी क्या देता है, H+। तो ये दोनों क्या है, कॉमन आयन, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो ध्यान रखना है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से भी आपकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, यूनिटी को अप्रोच नहीं करती, सप्रेस हो जाती है। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में है टेम्परेचर। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा आएगी फॉर सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्वेंट आपको वो लेना पड़ेगा जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है। कंसंट्रेशन को आपको कम करना पड़ेगा, डाइल्यूशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, कॉमन आयन को अवॉइड करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने स्टार्टिंग में करना था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आपने ये कर लेना है, इसके नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलना है आपने। तो हमने आज डिस्कस कर लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे ऑसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। थैंक यू।